तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के बिलियन में अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण वह गुण होता है जो बिलियन में उपस्थित कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो आइए हम देखते हैं कि अणुसंख्यक गुण क्या है। अणुसंख्यक गुण अंग्रेजी में इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अब देखना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। तो बिलियन का वह गुण जो बिलियन में उपस्थित अणुओं या कणों की संख्या पर निर्भर करती है उसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। डिफिनीशन हम लिख देते हैं। बिलियन का वह गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। अणुसंख्यक गुण यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। देखिए, बिलियन का वह गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है उसे अणुसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब देखेंगे बिलियन में कौन कौन से गुण हैं जो अणुसंख्यक गुण हैं। तो पहला है परासरण एवं परासरण दाब। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा है क्वथनांक उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक में वृद्धि होती है। तीसरा अणुसंख्यक गुण है हिमांक अवनमन डिप्रेशन और लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन माने भी घटना होता है, लोअरिंग माने भी होता है कम होना। चौथा अणुसंख्यक गुण है वाष्प दाब अवनमन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कक्षा 12 के बिलियन के चैप्टर में। अणसंख्यक गुण का परिभाषा हम लोग जान गए कि अणसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं: प्रासरण एवं प्रासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और वाष्पदाब अवनमन। अब एक एक प्रॉपर्टीज को हम लोग विस्तार से समझेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रासरण एवं प्रासरण दाब। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रासरण। ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑस्मोसिस है क्या। तो देखिए, प्रासरण वह क्रिया है जिसमें दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया जाए तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु स्वतः अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को प्रासरण कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है। सपोज कीजिए कि यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन हैं, एक तनु विलयन और एक तरफ सपोज कीजिए कि सांद्र विलयन मौजूद हैं। सांद्र विलयन, और ये जो बीच में लगा हुआ है यह अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को सेपरेट करते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो तनु विलयन होगा यानी जिसकी सांद्रता कम है उससे विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर स्वतः जाने लगेंगे। तो किधर विलायक के अणु किधर जा रहे हैं? सांद्र विलयन की ओर, सिर्फ विलायक के अणु जाएंगे, यह ध्यान रखना है। तो इसी क्रिया को बोलते हैं प्रासरण। जब प्रासरण क्रिया चलेगा तो तनु विलयन का यह तल नीचे की ओर गिरने लगेगा, डाउन होगा, और सांद्र विलयन का यह तल ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। इससे मालूम हो जाएगा कि प्रासरण स्टार्ट हो गया। तो यह प्रासरण को समझाने के लिए एक फिगर है। अब प्रासरण क्रिया है क्या, इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं। प्रासरण ऑस्मोसिस जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से
पृथक, पृथक माने होता है सेपरेट, अलग करना, पृथक करते हैं तो विलायक के अणु, विलायक के अणु स्वतः स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं, स्वतः कम सांद्रता वाले, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने लगते हैं। इस क्रिया को प्रासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। तो प्रासरण की परिभाषा देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। प्रासरण है क्या? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करते हैं तो विलायक के अणु स्वतः कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने लगते हैं। इस क्रिया को प्रासरण कहते हैं। तो यह प्रासरण की परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखेंगे प्रासरण क्रिया में जो प्रयोग हो रही है अर्धपारगम्य झिल्ली, ये है क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली देखिए प्रकृति में भी पाई जाती है, जैसे अंडे के अंदर की झिल्ली जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवच है अंडे में, उसके नीचे आप देखे होंगे एक झिल्ली होती है, वह झिल्ली एक प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। किंतु प्रयोगशाला में कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की यूज की जाती है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अब हम लोग देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। अर्धपारगम्य हिंदी के नाम से पता चल, अर्ध माने आधा, पारगम्य मतलब पार करके जाने वाला, यानी विलयन का आधा घटक पार करके जाने वाली झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली है क्या? अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो अपने से होकर केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, विलय के अणुओं को किसी भी दिशा में आर पार होने नहीं देती हैं। यानी हम कह सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है, वह झिल्ली होती है जो केवल विलायक सॉल्वेंट, जो केवल विलायक के
अणुओं को अपने से होकर आर पार आने जाने देती है। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो केवल विलायक सॉल्वेंट के अणुओं को अपने से होकर आर पार आने जाने देती हैं। यह किसी भी दशा में विलेय के अणुओं को जाने की इजाज़त नहीं देती है। अर्धपारगम्य झिल्ली में देखिए, जैसे अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली यह प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम कंपटीशन में बहुत ही पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड, यानी जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाए उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनाई जाती हैं। इसका फार्मूला Cu2 स्क्वायर ब्रैकेट में Fe(Cn)6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यह कॉपर फेरोसाइनाइड है। यह एक प्रकार की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसी की बनाई जाती है आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका नाम क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड ये आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका यूज़ किया जाता है। इसका नाम और फार्मूला एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किससे बनाई जाती है, उसका नाम बताइए। तो नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड और सूत्र है Cu2 स्क्वायर ब्रैकेट में Fe(Cn)6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रासरण दाब। प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण दाब क्या है? तो देखिए, प्रासरण दाब है क्या। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के अणु तन विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर स्वतः जाते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब उसी विलायक के अणुओं को जाने से रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो बाह्य दाब आरोपित करेंगे वह दाब ही प्रासरण दाब कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यह एक बर्तन है, कंटेनर है, इसके मध्य में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है। यह पिस्टन है जिससे हम प्रेशर P को आरोपित करेंगे। यह जो है दाब मापी है, दाब मापी प्रेशर गेज। इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन भरा गया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, या इसमें सॉल्वेंट को भी रख सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट। और इधर रखा गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जब प्रासरण क्रिया स्टार्ट होगी तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर आने लगेंगे। इनको आने से रोकने के लिए पिस्टन P द्वारा जो बल लगाएंगे, यानी जो बाह्य दाब एक्सटर्नल फोर्स जो आरोपित करेंगे, वह एक्सटर्नल फोर्स ही इस विलयन का प्रासरण दाब कहलाएगा। और इस दाब को हम दाब मापी यानी प्रेशर गेज के पाठ्यांक पर पढ़ लेंगे। तो हम प्रासरण दाब को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, प्रासरण क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो बाह्य दाब एक्सटर्नल फोर्स, जो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है, वह उस विलयन का प्रासरण दाब होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विलायक के अणुओं को, अथवा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, विलायक के अणुओं को तन विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली
से होकर जाने से रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो बाह्य दाब पिस्टन द्वारा आरोपित मतलब अप्लाई आरोपित किया जाता है, उस विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। तो दोनों तरह से इसे परिभाषित किया जाता है। विलायक के अणुओं को तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाने से रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो बाह्य दाब पिस्टन द्वारा आरोपित किया जाता है उसे विलयन का प्रासरण दाब कहते हैं। इसे दाबमापी के पाठ्यांक पर पढ़ लेते हैं। इसे दाबमापी के पाठ्यांक पर पढ़ लेते हैं। तो यह विलयन का प्रासरण दाब का डिफिनीशन हो गया। प्रासरण दाब क्या है? ये जो फिगर हैं ये प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए बनाया गया है। जैसे ही जाने लगेंगे यह तल नीचे गिरता है और यह लेवल ऊपर उठने लगेगा। इसी को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो फोर्स ही इसका प्रासरण दाब है। इसे हम दाबमापी के पाठ्यांक पर पढ़ लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रासरण दाब का मापन कैसे किया जाएगा। चूँकि ये जो चित्र हमने बनाया समझाने के लिए, आप देखेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली खुद ही इतनी कमज़ोर होती है कि अगर उस पर हम लोग पिस्टन से प्रेशर डालेंगे तो झिल्ली फट जाएगी। यानी यह केवल समझने के लिए था। इस विधि द्वारा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने के लिए बहुत विस्तार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि उस विधि का उल्लेख कीजिए जिससे प्रासरण दाब को मापा जाता है। आधुनिक विधि, तो आधुनिक विधि इसके मापन का है बर्कले हार्टले विधि। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रासरण दाब का मापन। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए प्रासरण दाब मापने की जो आधुनिक विधि है वह बर्कले हार्टले विधि। इसकी जो आधुनिक विधि मॉडर्न विधि है वो कौन सी है? बर्कले हार्टले विधि।
तो वर्कले हार्टले विधि द्वारा मापन करते हैं। यह प्रासरण दाब मापन की आधुनिक विधि है। इसमें एक उपकरण प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है वर्कले हार्टले उपकरण। अब हम लोग देखते हैं वर्कले हार्टले उपकरण है क्या। तो देखिए, जो फिगर हम जैसे बोर्ड पर बनाएंगे आप भी उसका प्रयास कीजिएगा बनाने का, कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बनाने के लिए भी आता है मापन का। तो देखिए वर्कले हार्टले ऑपरेटस है क्या। इसमें एक सेंट्रल ट्यूब होती है जो परफोरेटेड होती है, छिद्रित होती है। तो देखिए इसमें एक सेंट्रल ट्यूब होती हैं जो परफोरेटेड छिद्रित होती हैं। इसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली जमी रहती है कि बीच में दूसरे कलर से एक लाइनिंग बना दिया जा रहा है जो कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बता रहे हैं। इस नली को एक और दूसरी नली में डाल दिया जाता है जो इससे बड़ी नली होती है, जिसको हम पेरिफेरल ट्यूब या परिधीय नली कह सकते हैं। इसके ऊपरी भाग में दाब मापी और पिस्टन लगाया जाएगा। प्रेशर गेज हैं। देखिए ये मेटल की बनी होती है जो परिधि नली है। इधर देखें, एक तरफ इसमें केस नली ग्लास की लगी होती हैं। और दूसरे तरफ विलायक को डालने के लिए फनेल लगा रहता है। इससे देखिए विलायक को डाला जाता है, सॉल्वेंट को, और ये पूरी दीवार अब बाहर से ये बंद रहती है, मेटल की होती हैं, ये सभी बंद है। आप समझ गए होंगे फिगर कैसे बन रहा है। इसे आप पेंसिल से सेट कर देंगे ताकि पूरा ये बंद हो जाए। अब जो ये केंद्रीय नली है इसमें विलायक को भरा गया है। इसको भरा गया विलायक, सॉल्वेंट को, इसमें सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट इस फनेल जो थिसिल कीप है इसके थ्रू इसमें डाला गया है, यानी यहाँ पर कौन मौजूद है, विलायक।
और जो पेरिफेरल ट्यूब है इसके चारों तरफ, इसमें विलयन भरा हुआ है। विलयन यहाँ पिस्टन को निकाल करके यहाँ डाल देते हैं। और जब विलयन, देखिए यह देखने में 3 पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 नहीं 2 ही है, एक केंद्रीय नली और एक इसकी चारों तरफ का। लेकिन हम लोग अंदर का देख रहे हैं। तो देखिए यह जो है कैपिलरी ट्यूब है, यह क्या है, कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब में जो ये लेवल है, पहले हम लेवल का निशान लगा लेते हैं क्या है, और देखते हैं अब जैसे ही प्रासरण क्रिया स्टार्ट होगी तो देखिए यह जो पेरिफेरल है वह विलयन है, सॉल्यूशन। ये विलयन है। अब आप जानते हैं कि प्रासरण क्रिया वह क्रिया है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल स्वतः सॉल्यूशन या हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर जाने लगते हैं। अतः होगा क्या, जो विलायक के मॉलिक्यूल्स होंगे इन छिद्रों के द्वारा कहाँ जाने लगेंगे, विलयन में जाने लगेंगे। देखिए यह एरो यह दर्शा रहा है कि जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, ये इसमें जाने लगें। जब जाएंगे तो होगा क्या कि यह सॉल्यूशन का लेवल ऊपर उठेगा, यानी पिस्टन ऊपर की ओर उठने लगेगा और कैपिलरी ट्यूब का लेवल नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब इसी लेवल को ऊपर उठने से रोकना है या इसको नीचे गिरने से रोकना है। अब नीचे गिरने से रोकने के लिए जितना प्रेशर इस पर अप्लाई किया जाएगा वह प्रेशर इस प्रेशर गेज दाब मापी के पाठ्यांक पर पढ़ लेंगे। यही इस विलयन का प्रासरण दाब होगा। यह पिस्टन है, ये बीच में जो लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड की है। और यह परिधीय या पेरिफेरल ट्यूब है। इस उपकरण का नाम है वर्कले हार्टले उपकरण। तो प्रासरण दाब के मापन की आधुनिक विधि कौन सी विधि है, वर्कले हार्टले उपकरण। यह विधि, इस विधि में एक केंद्रीय छिद्रित नली होती है जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली जमी होती है। इसके चारों तरफ एक पेरिफेरल नली होती है। पेरिफेरल नली के ऊपरी भाग में दाबमापी और पिस्टन लगे होते हैं। केंद्रीय नली में हम विलायक को भर देते हैं थिसिल कीप द्वारा, और परिधीय नली में पिस्टन को निकाल के इसमें विलयन भर देते हैं। अब इसमें जैसे ही प्रासरण स्टार्ट होता है विलायक के मॉलिक्यूल स्वतः विलयन में जाने लगते हैं। जैसे ही जाएंगे तो तुरंत यहाँ केस नली में जो वाटर का लेवल है यानी विलायक का, वो नीचे गिरने लगेगा। इसको नीचे से गिरने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा पिस्टन द्वारा, वह फोर्स ही इस विलयन का प्रासरण दाब होगा, जिसे दाब मापी के पाठ्यांक पर हम पढ़ लेंगे। इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। यही जो रीडिंग आएगा वही इस विलयन का प्रासरण दाब कहलाएगा। तो ये वर्कले हार्टले ऑपरेटस है, इसका चित्र बना के वर्णन करने में आता है। यह आधुनिक विधि है। इस विधि से लाभ क्या है, यानी इससे लाभ क्या क्या है। तो पहला लाभ यह है कि इससे प्रासरण दाब शीघ्र माप लिया जाता है। प्रासरण दाब शीघ्र माप लिया जाता है। दूसरा यह है कि इसमें
अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने का कोई डर नहीं होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली देखिए, एक नली के छिद्रों में जमी हुई है जो पिस्टन से काफ़ी दूर है, इसलिए झिल्ली के फटने का कोई डर नहीं है। तीसरा, जब विलायक के अणुओं को इसमें जाने ही नहीं दिया जाता है तो विलयन तनु भी नहीं होता है। तीसरा लाभ क्या है? विलयन तनु यानी डाइल्यूट नहीं होने पाता है। तो वर्कले हार्टले ऑपरेटर्स द्वारा प्रासरण दाब को मापने से यह फायदा है कि इसे प्रासरण दाब शीघ्र माप लिया जाता है। दूसरा, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के फटने का कोई डर नहीं है। तीसरा फायदा यह है कि इसमें विलयन तनु नहीं होने पाता है, अर्थात विलयन की कंसंट्रेशन जैसे वैसे पड़ी रहेगी, क्योंकि जैसे ही विलायक जाएंगे तुरंत हम पिस्टन से प्रेशर लगा देंगे। तो इसे बना लीजिए और यह नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे प्रासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम देखते हैं प्रासरण दाब के आधार विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन 3 प्रकार के हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है अल्प प्रसारी विलयन। अल्प प्रसारी विलयन को इंग्लिश में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हो गया अति प्रसारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा होता है समप्रसारी विलयन। समप्रसारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 प्रकार के विलयन होते हैं प्रासरण दाब के आधार पर। अब हम लोग समझेंगे कि अल्प प्रसारी विलयन क्या है, अति प्रसारी विलयन क्या है, समप्रसारी विलयन क्या है। तो देखिए, पहला क्या है, 2 विलयनों में से
जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होता है, उसे अल्प प्रासारी यानी हाइपोटोनिक अल्प प्रासारी विलयन कहते हैं। और जिस विलयन का प्रासरण दाब अधिक होता है, उसे अति प्रासारी हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। कि बहुत सी सिंपल डिफिनीशन है। दो विलयनों में से जिस विलयन का प्रासरण दाब कम होगा उसे अल्प माने भी होता है कम, उसे अल्प प्रासारी यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका अधिक होगा उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब समप्रासारी विलयन क्या है? तो देखिए, जब दो विलयनों के प्रासरण दाब समान होंगे उसे समप्रासारी विलयन कहते हैं। इसको भी लिख देते हैं। जब दो विलयनों के प्रासरण दाब समान होते हैं यानी इक्वल होते हैं तो उसे समप्रासारी विलयन कहते हैं। तो अल्पप्रासारी विलयन, अतिप्रासारी विलयन और समप्रासारी विलयन क्या है इससे बता दिए, परिभाषा लिख दिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अभी हम फिगर बना के इसको समझाते हैं। कि इसे हम फिगर से समझते हैं। देखिए, 3 निकाय हैं, इसमें एक और निकाय रखा गया है। अब इसमें देखिए बाहर भी विलयन है और इसके निकाय के अंदर भी है, और ये निकाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी है। किसकी बनी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक देखिए, ये निकाय बड़ा है और ये सिंकेड है।
अब आप देख रहे हैं जो निकाय जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना है, जब इसमें डाला गया और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर भी आ रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं, यानी आने जाने की रेट दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो अब निकाय का आकार ना तो बड़ा होगा ना तो छोटा होगा। तो जो ये सॉल्यूशन है इसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सी सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें देख रहे हैं कि ये बड़ा हो गया अपने नियत आकार से, इसका मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर आ रहे हैं, तो अंदर आए इसलिए ये बड़ा हो गया। तो अब ये जो बाहर वाला सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ? क्योंकि विलायक के अणु यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो ये डाइल्यूट हुआ, और डाइल्यूट वाले को ही क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी यह सॉल्यूशन जो है जिसमें रखा गया कौन सा सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक। अब यह देखिए यह श्रिंकेड हो गया, सिकुड़ गया, इसका मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। आप जानते हैं कि डाइल्यूट से कंसनट्रेट की और ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल निकलते हैं, अतः जो यह सॉल्यूशन है यह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इस फिगर से आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें जो निकाय रखा गया, निकाय के चारों तरफ जो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक है, क्योंकि दोनों तरफ की कंसंट्रेशन निकाय के अंदर और बाहर समान है। इसमें निकाय के बाहर का कंसंट्रेशन कम है इसलिए हाइपोटोनिक, निकाय के अंदर का अधिक है। इसमें बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आप समझ गए होंगे, इसे बना लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि जीवद्रव्य कुंचन क्या है, यानी प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। तो देखिए जीवद्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस है क्या? आप जानते हैं जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म लिविंग सेल में ही पाया जाता है। अब ये होता क्या है, जब किसी, देखिए जब किसी प्लांट सेल को हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन में डाल दें, सपोज कीजिए कि ये एक प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल हैं जिसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसके अंदर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है और न्यूक्लियस और अन्य सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, या न्यूक्लियस है, और इसको एक सॉल्यूशन में डाला गया है। जिस सॉल्यूशन में इसको डाला गया वह सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखेंगे क्या कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यह साइटोप्लाज्म, देखिए इसके अंदर भरा हुआ जो लिक्विड है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से ये बाहर की ओर निकल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म की जो अमाउंट होगी वो घटेगी और ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगा और एक किनारे आके लग जाएगा, यानी इसको हम अब ऐसे समझ सकते हैं
कि प्लाज्मोलिसिस के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह श्रिंक हो जाएगा, एक तरफ आ जाएगा और बीच में कुछ इम्पटी स्थान बन जाएंगे, यह न्यूक्लियस हैं और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ, यह इम्पटी स्थान बन गया कुछ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर गया, श्रिंकेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी घटना को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। यानी ये जो फिगर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लाज्मोलिसिस को बता रहा है। तो प्लाज्मोलिसिस है क्या, जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका जीव द्रव्य सिकुड़ कर कम हो जाता है, जिससे कोशिका में कुछ रिक्त स्थान बन जाते हैं। यह घटना ही जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। लिख देते हैं इसे। जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म संकुचित श्रिंकेड संकुचित हो जाता है। इसी घटना को जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। बच्चों, जीव द्रव्य कुंचन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो इसको आप लोग बढ़िया से बना लीजिए और याद कर लीजिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में भी फिगर ज़रूर बनाइए, इससे अच्छे नंबर भी मिलेंगे आपको और समझ में भी आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रासरण दाब के से संबंधित नियम क्या हैं, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आगे।